नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के घर पर चला बुलडोजर, मेन गेट तोड़कर घुस गई पुलिस। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बॉर्डर के दोनों ओर सेना की भारी तैनाती, आर्मी चीफ मनोज पांडे का बड़ा बयान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि किसी भी वक्त चीन के साथ हो सकता है आर पार, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान, बोले चीन के साथ भारत की स्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट, क्या है इसकी वजह बताएंगे। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह ने किया दावा, कहा मोदी 2024 के चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर पर चल गया है बुलडोजर, मेन गेट तोड़कर घुस चुकी है पुलिस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में शनिवार को लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जबरदस्त बवाल हो रहा है। तोशाखाना मामले में पेशी के लिए इमरान खान के लाहौर से रवाना होते ही पुलिस उनके घर का गेट तोड़कर अंदर घुस गई और वहीं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे इमरान खान के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि इमरान खान की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान के घर के अंदर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और साथ ही पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। वहीं इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों की भारी भीड़ जमा है और पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। और बता दें कि जैसे ही पुलिस ने क्रेन से इमरान के घर का गेट तोड़ा, वहां मौजूद इमरान के समर्थकों ने पुलिस पर गुलेल से पथराव करना शुरू कर दिया और पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बॉर्डर के दोनों तरफ सेना की भारी तैनाती, आर्मी चीफ मनोज पांडे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत के साथ पूर्वी लद्दाख की सीमा पर विवाद पैदा कर रहा चीन अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं हो रहा है और भारत के पूर्वी सेक्टर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अतिरिक्त जवानों की तैनाती LAC पर की गई है, जिसके चलते सेनाओं के योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटने का मामला खटाई में पड़ गया है। और इसी के साथ भारतीय सेना ने किसी भी मिलिट्री इमरजेंसी से निपटने के लिए वहां पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर ली है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कॉन्क्लेव में शुक्रवार को कहा कि चीन की PLA ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से अपने सैनिकों को कम नहीं किया है और बहुत तेजी के साथ सीमा पर मिलिट्री अपग्रेडेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग त्सो में हुई आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए 50,000 सैनिकों को भारी हथियारों के साथ सीमा पर तैनात किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले चीन के साथ भारत की स्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने लद्दाख के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच की स्थिति को नाजुक और खतरनाक बताया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि लद्दाख के कुछ हिस्सों में सैन्य बल एक दूसरे के बहुत करीब है और उन्होंने कहा कि 2020 के मध्य में क्षेत्र में दोनों पक्षों के संघर्ष में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि उनके 40 से अधिक मारे गए या फिर घायल हुए। लेकिन कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के दौर के माध्यम से शांति स्थिति को शांत कर दिया गया था और दिसंबर में दोनों देशों के बीच अचिन्हित सीमा के पूर्वी क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने शुक्रवार को यह घोषणा की है कि उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और कार्रवाई यूक्रेनी बच्चों के गैरकानूनी निर्वासन के लिए की गई है। हेग स्थित ICC ने कहा कि उसने इसी तरह के आरोपों में बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की राष्ट्रपति आयुक्त मारिया लावोवा बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का दावा, 2024 के चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे PM मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2024 में भी सरकार बनाकर आएगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह ने आयोजित कॉन्क्लेव में कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद 3 अहम मुद्दे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सली समस्या का मोटे तौर पर समाधान कर दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद कोई विदेशी ताकत ने देश के
आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। मैंने देश के सभी हिस्सों का दौरा किया है और महसूस किया है कि बीजेपी अगली सरकार बनाएगी और मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि 1970 के बाद पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी और बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के मित्रिगम में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारी के मुताबिक तलाशी अभियान उस समय मुठभेड़ में तब्दील हो गया जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और सुरक्षा बल भी आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब दे रहे हैं। अधिकारी के अनुसार आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है और अभी तक दोनों पक्ष में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का शनिवार को उद्घाटन किया। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि दोनों देशों के रिश्ते को लेकर नए अध्याय की शुरुआत हुई है और इसकी नींव हमने सितंबर 2018 में रखी थी। मुझे खुशी है कि पीएम शेख हसीना के साथ इसका उद्घाटन करने का अवसर आ गया है। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का उत्कृष्ट उदाहरण होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है, दोनों देशों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का किया जारी, कहा कि मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी, ये दुनिया की भलाई के लिए ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में होने वाली ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर दिया है और ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में आयोजित की गई है और इस मौके पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने बायर सेलर मीट और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहा है तब भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है और ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है और इस तरह के आयोजन न केवल वैश्विक भलाई के लिए जरूरी है बल्कि वैश्विक भलाई में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 19 मार्च को खत्म होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सहारा के करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज, जल्दी मिल सकता है पैसा, सरकार ने उठाया ये कदम। जी हाँ दोस्तों, सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उन्हें अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सहारा सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है और सरकार ने इसमें से 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है ताकि 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सके। इन लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई का पैसा लंबे समय से सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पड़ा है और अपने पैसों को पाने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 25,781 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराने का ऑर्डर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 19 राज्यों में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी का रुझान, केंद्र ने जारी कर दी है एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, देश में H3N2 फ्लू के संक्रमण के बीच कोरोना के मामले भी बढ़ते दिख रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण में बढ़ोतरी का रुझान है। दक्षिणी राज्यों में संक्रमण दर बढ़ रही है, इसलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जांच पर जोर दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी 19 राज्यों में संक्रमण बढ़ रहे हैं जबकि उस 17 राज्यों में या तो घट रहे हैं या मामले नए नहीं आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 4 राज्यों में एक मौत भी दर्ज की गई है और करीब 5,000 सक्रिय मामले इस समय मौजूद हैं। एक दिन में 403 नए मामले को चिंताजनक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कुछ समय पूर्व तक नए संक्रमण 100 से नीचे रह गए थे। रुक करते हैं
हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश के साथ गिरेंगे ओले, आईएमडी ने बताया अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हल्की बारिश हुई है और दिल्ली एनसीआर में ओले भी गिरे हैं। और इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है इस संदर्भ में जानकारी दे दी है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया और मौसम विभाग के मुताबिक 18 मार्च दिन शनिवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मराठवाड़ा में बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 19 मार्च के दिन रविवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने 20 मार्च सोमवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टेंशन के बीच आर्मी चीफ का बयान, बोले हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के साथ टेंशन के बीच सेना प्रमुख मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और हर परिस्थिति में करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक का इस्तेमाल कर भारतीय सेना खुद को आधुनिक बना रही है और आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को पूरी तरह लूटने में जुटी सेना अब खेती भी करेगी। 45,000 एकड़ जमीन पर कर लिया है कब्जा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का कारोबार करने वाली पाकिस्तानी सेना अब खेती भी करने जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की केयर टेकर सरकार ने राज्य के तीनों जिलों भक्कर, खुशाब और साहिवाल में कम से कम 45,267 एकड़ जमीन को सेना के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान की सेना अब इस जमीन पर कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग करने जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के जमीन निदेशालय ने पंजाब के मुख्य सचिव समेत कई पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और पाकिस्तानी सेना ने कुल 45,267 एकड़ जमीन राज्य से मांगी थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चमगादड़ नहीं, इस जानवर से फैला पूरी दुनिया में कोरोना वायरस। चीन को लेकर वैज्ञानिकों ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस के फैलने को लेकर एक बार फिर नया और चौंकाने वाला दावा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम के अनुसार चीन के वुहान शहर के एक सी फूड मार्केट से जेनेटिक सैंपल एकत्र किए गए हैं। एनालिसिस से पता चला है कि वहां बेचे जाने वाले रैकून कुत्तों में SARS-CoV-2 वायरस मौजूद था जो कोरोना महामारी फैलने की वजह हो सकता है और प्राकृतिक उत्पत्ति के बारे में केस स्टडी को मजबूत कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रह्मोस मिसाइल, रेडार सिस्टम, आर्टिलरी गन, 70,000 करोड़ से ज्यादा के देसी हथियार बढ़ाएंगे तीनों सेनाओं की ताकत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सैन्य हथियारों और अन्य साजो सामान की 70,500 करोड़ की खरीद को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस खरीद से तीनों सैन्य बलों की ताकत बढ़ेगी और इन रक्षा सौदों में अलग अलग हथियारों के सिस्टम और कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सैन्य बलों और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए की जा रही ये खरीद पूरी बाय कैटेगरी के तहत होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। इन रक्षा सौदों में ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति EW सिस्टम और नौसेना के इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर के लिए 56,000 करोड़ की खरीद की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। पीएम मोदी ने कर दिया इसको लेकर ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश के 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे और इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, MP और यूपी में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, करोड़ों का निवेश भी लेकर आएगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा और ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। वहीं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के
तहत कपड़ा उद्योग में अब तक लगभग 15,036 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले कई दिनों तक होगी बारिश, ओले भी पड़ेंगे। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत राज्यों के लिए चेतावनी कर दी गई है जारी। जी हां दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना समेत ज्यादातर राज्यों में बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और कई दिनों से पड़ रही गर्मी से काफी राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक बारिश, ओले, तेज हवाओं के चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 17 मार्च से 20 मार्च तक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में भारी बारिश देखी गई। वहीं देश भर के ज्यादातर हिस्से में बारिश हुई और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी अरेबियन सी से राजस्थान तक ट्रफ जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी योगी सरकार, यूपी बनेगा शिक्षा का नया केंद्र। या दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी और यूपी शिक्षा का नया केंद्र बनेगा और इसके लिए नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मंडल में बनने वाले राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद में बनेगा और शासन ने निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों, शुक्रवार को टीएमयू में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे योगी और इससे पहले मुख्यमंत्री ने टीएमयू के मेधावियों को सम्मानित किया। 104 विद्यार्थियों का गोल्ड, 103 विद्यार्थियों को सिल्वर और 98 विद्यार्थियों को कांस्य मेडल के साथ डिग्री देकर सम्मानित किया और सीएम ने कहा कि प्रदेश में 3 और विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। शासन ने मुरादाबाद विश्वविद्यालय बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की और यही नहीं, प्रदेश को फार्मेसी हब में विकसित किया जाएगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री के पंच प्रण के बारे में भी बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा 2024 में मोदी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हर राज्य में और हर दल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बिखरा हुआ विपक्ष नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे कर सकता है? इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने गुरुवार की रात विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत जमुई पहुंचे और इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर रहे और कहा कि वो इस संकल्प के साथ निकले हैं कि बिहार को साल 2005 से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटने देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने जिस आरजेडी को मिट्टी में मिलाकर सत्ता सौंपी थी, नीतीश कुमार ने पार्टी और राज्य को उसके ही हवाले कर दिया। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हर दिन हत्या, अपहरण, यौन शोषण और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अब अपहरण और आतंक का ही धंधा चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुश्किल समय में सच्चे दोस्तों के साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई वास्तुकार ज़ैफ्रे बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान श्रीलंका को लेकर उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में सच्चे दोस्तों के साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण है। अपने बयान में जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए स्वाभाविक है कि इस समय आगे आकर श्रीलंका का साथ दें। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि हम श्रीलंका के लिए क्या कर सकते हैं। मुश्किल समय में आपके सच्चे दोस्त का आपके साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों देशों की सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ हमने हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति दोनों देशों के लोग के बीच संबंधों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के लंदन लेक्चर पर विवाद के बीच बहरीन से आया बीजेडी सांसद का वीडियो, जमकर हो रही है तारीफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सांसद सस्मित पात्रा इस समय बहरीन में आयोजित 146वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में हिस्सा लेने के लिए राजधानी मनामा में मौजूद हैं और बुधवार को सस्मित जब इस सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह से भारत ने कोविड-19 के समय देश की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। सस्मित ने कहा कि भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी इकाइयों को कोविड वैक्सीन मुहैया कराई। उनका ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
और लोग उसकी तुलना राहुल गांधी के भाषण से कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह युद्ध जैसे हालात कंगाली, पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका, बोरिया बिस्तर समेटेगी विदेशी एयरलाइंस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं कि उनका देश डिफॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। वैश्विक एयरलाइंस उद्योग ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में अब अपनी उड़ान को संचालित करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की कंगाली की वजह से वो अपने डॉलर को यहां से निकाल नहीं पा रही है और इससे विदेशी फ्लाइट कंपनियों को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान बुरी तरीके से यहां पर फंस चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लगातार ये संकट बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर से बढ़ने लगा कोरोना, केंद्र ने राज्यों को जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर लोग अभी राहत की सांस ले ही रहे थे कि देश के अलग अलग हिस्सों में H3N2 के मामले में लोगों की टेंशन बढ़ गई। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर गुजरात तक से लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं और इसी बीच पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामले में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2 सप्ताह में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़े हैं उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव राजेश भूषण की तरफ से राज्यों को लेटर लिखा गया है और लेटर में देश के कुछ हिस्सों में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना के बढ़ते मामलों का जिक्र किया गया है और इस महीने में 8 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 2082 रिकॉर्ड की गई है। वहीं 15 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 3264 तक पहुंच गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय रक्षा बलों के लिए खरीदे जाएंगे 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार, रक्षा मंत्रालय ने दे दी है इसकी मंजूरी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिकारी गुरुवार को इसकी जानकारी उन्होंने दी और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए 20 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मरीन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 AT-AGS हॉवित्जर और इसी के साथ भारतीय तट के लिए 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा अधिकारी ने कहा कि इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए HAL से 60 UH समुद्री हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर शामिल है।